हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 में, दैट वुड बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स, आपके जो रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड फीचर्स, आपकी सेंटर प्रॉब्लम्स, किन कारणों से सेंटर प्रॉब्लम्स होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम उस स्टेज पर नहीं है कि क्वेश्चंस हमारे सामने आए, या अभी हम समझने की स्टेज पर नहीं है। तो बट जैसे हमारा चैप्टर 2 फिनिश होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस का भी रिकैप करेंगे। प्लस मुझे आज एक मॉर्निंग में कॉल आया था, उसमें एक बच्चे ने ये पूछा कि सर क्या हम इसको थोड़ा फास्ट पेस पर ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा सा उनके हिसाब से उनको स्लो लग रहा था, शायद वो टॉपिक स्कूल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने उनको बोला कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका बट सजेस्टिव नहीं है, क्योंकि ऐसा सजेस्टेड नहीं है कि आप उसको बहुत फास्ट पेस पे करें। रीज़न क्या है, मैं ये इंटेंशन के साथ ये वीडियोस बना रहा हूँ कि जो बच्चे 11th में मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। उन्होंने आज से पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। तो मेरा बैकग्राउंड और मेरी थिंकिंग जो है वो इस लेवल से है कि वो शायद ये सब्जेक्ट पहली बार उठा रहे हैं, और इसीलिए मैं डिलीवर भी उसी हिसाब से कर रहा हूँ। आई नो कि मोस्ट ऑफ यू जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उन्होंने ये टॉपिक कवर अप कर लिए होंगे, बट स्टिल एज ए टीचर मुझे उस चीज़ को दिमाग से हटा के चलना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, बट स्टिल ऐसे सजेशंस कम है। कुछ और सजेशंस भी आए हैं जो कि मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूँगा। तो अभी हमने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी और उससे रिलेटेड हमने बातें समझी। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर आप इस टॉपिक को या इस कॉन्सेप्ट को नहीं भी जानते, लेकिन अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आप समझ सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करके इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो मीनिंग बनता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि प्रोडक्शन करने की, उत्पादन की कितनी संभावनाएं हैं। जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जितना मैंने बोला आप उतना समझिए। आप मीनिंग समझ पा रहे हैं? किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का मीनिंग या उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके डेफिनेशन में ही होती है या उसकी हेडिंग में ही होती है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन करने की कितनी संभावना है, उसको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए आगे बोलता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग, सॉरी एक और क्वेश्चन मैं मिस कर गया। मुझे एक कॉल जो बच्चों ने पूछा, जो मुझे सजेशन अभी दिमाग में नहीं आया, वो पूछ रहे थे कि जैसे आप अभी जो बुक पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारे पास जो बुक है, हमारे पास दूसरे ऑथर की बुक है, तो बट हमें मालूम नहीं था कि टी आर जैन और वी के ओरी की भी ये बुक आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या कोई ई बुक अवेलेबल है इसकी? दोस्तों बिल्कुल इसकी अवेलेबल है ई बुक, और मैं भी आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ई बुक परचेज़ कर लीजिए, बिकॉज वो आपको बेटर रहेगा। ई बुक का वर्जन अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आप कहेंगे मैं उन बच्चों के लिए इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, सो दैट ई बुक का वर्जन वो ले पाएँ। ये तो रही एक बात। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए पॉसिबिलिटी का मतलब ही क्या है? संभावनाएं। तो संभावनाएं मतलब कि ये नहीं तो वो, कितने तरीकों से हम उस काम को कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आपको बताता है। देखिए प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि प्रोडक्शन की कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वही रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने जो लास्ट लेक्चर में बोली थी कि वो रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, यानी कि उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं प्लस उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, वही रिसोर्सेज सेंटर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अदरवाइज जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड नहीं है, यानी कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो कभी भी उनके कारण आपको कभी भी सेंटर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं। सेंटर प्रॉब्लम्स क्या है? क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन लोगों के लिए बनाना है। तो आप समझ रहे हैं,
तो जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में रहना चाहिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे अगर हमें प्रोडक्शन करनी है तो हम कितने तरीके हैं जिनसे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए आप डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी कि आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि आपको बनाना क्या है ये आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। अब फैसला ये आपको लेना है कि बनाना क्या है, ये आप सोच चुके हैं, लेकिन क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव्स क्या है। अभी तो सिर्फ आपने वर्बली बात कर ली कि हमें 4 चीज़ें बनानी, बट उसकी आपको पॉसिबिलिटीज़ भी देखनी पड़ेंगी। क्लियर? वही चीज़ को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉसिबिलिटी कब हो जाता है, जब हम उसको एक टेबल फॉर्म में बना देते हैं, हम उसको एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोल देते हैं। इतना आपको अंडरस्टैंडिंग है। एक सिंपल सी आप लैंग्वेज में समझे कि जब आप इन फिगर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्व बोलते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर बॉक्सेस में आ जाती है तो हम उनको बोलते हैं शेड्यूल। दूसरा दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि किसी भी थ्योरी के पीछे, देखिए कभी भी जब भी कोई रिसर्चर कोई थ्योरी देता है, आप बड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। शायद ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिले या ये चीज़ें आपको शायद ही कोई टीचर बताए, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जब भी कोई थ्योरी आती है किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी रिसर्चर जब अपनी थ्योरी डेवलप करता है और उसको जब पब्लिश करता है या आगे प्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली उसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं या आप उसके कहें कुछ कंडीशंस होती हैं, या वो एनवायरनमेंट ऐसा एज्यूम करके चलता है कि अगर ये एनवायरनमेंट होगा तो ही मेरा ये लॉ काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक वेग एग्जाम्पल अगेन मैं देता हूँ आपको। नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स या एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। नॉर्मल आप सबने यही सुना है कि अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा बनेंगे। लेकिन देखिए अगर आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप स्कूल की बुक्स नहीं पढ़ रहे, आप मैगजीन्स या कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या ये लॉ आपका अप्लाई करेगा? नहीं, तब ये लॉ आपका काम नहीं करेगा। क्यों? लॉ तो ये बोलता है कि आप पढ़ेंगे। आप मुझसे आर्गू कर सकते हैं कि लॉ ने तो बोला था कि अगर आप पढ़ेंगे, या ऐसा माना जाता है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, लेकिन मैंने तो बहुत पढ़ाई करी, मैं तो नहीं बना। बट आपने क्या पढ़ा ये मैटर करता है। तो आपको पढ़ना था आपके सब्जेक्ट्स। ठीक इसी तरह से जब भी कोई थ्योरी या कोई भी कॉन्सेप्ट नया आता है तो रिसर्चर उसकी लिमिटेशंस तय कर देता है कि देखिए इस इन्वायरमेंट में ही मेरा लॉ काम करेगा। आप समझ रहे हैं? ठीक इसी तरह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके भी कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे जो कि हम आगे समझेंगे, बट आपको भी ध्यान रखना है कि इसमें हम ग्राफिकली या शेड्यूल वाइज हम देखते हैं कि एक अवेलेबल रिसोर्सेज से दो डिफरेंट आउटपुट, दो अलग अलग तरह के आउटपुट्स जिसमें आप प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई मान के चलें कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको वो ऑप्टिमम लेवल कैसे अचीव करेंगे, बट हम उसको भी डिस्कस करते हैं। इट फर्दर सेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्यों बोला गया है दोस्तों? प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब आपका वो पॉइंट जहाँ तक आपको पता है कि अगर आप रिसोर्सेज को, अपने रिसोर्स को इतना लगाएंगे तो आप इस लेवल तक जा सकते हैं, आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, तो इसलिए उसको आप प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोल सकते हैं। एज इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज। यही मैंने आपको बात बोली है कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्यों बोलते हैं। बाउंड्री मीन्स आपका आपका वो एरिया जिसके बाहर आपका एरिया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका रूम है, आपके रूम की एक बाउंड्री है। अगर जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे या उसको एक बाउंड्री नहीं देंगे, एक शेप नहीं देंगे, तब तक आप उसको एक रूम नहीं बोल सकते। द मोमेंट आपने उसको एक डिफाइंड शेप दे दी और एक उसको कवर कर दिया, आप बोल सकते हैं कि मेरी बाउंड्री के अंदर मेरा रूम है। अगर इसी तरह से बॉर्डर्स नहीं होते तो कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट या आप उसको पहचान नहीं सकते। तो बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी। बट यहाँ पर बाउंड्री का मतलब है, प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब वो लास्ट पॉइंट जहाँ तक कि आप रिसोर्स अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ जा सकते हैं, वो मैक्सिमम आउटपुट लेवल जो आप गिवन रिसोर्सेज के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ूंगा एज एंड द गिवन टेक्नोलॉजी। तो गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ जो वो मैक्सिमम लेवल आप अचीव कर सकते हैं, उसको जब आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व।
बिकॉज क्यों ऐसा बोलते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व? बिकॉज इट इंडिकेट्स that if more of good X is to be produced, then factors of production will have to be withdrawn from the production of good Y and transferred to the production of good X. In other words, good Y is transformed into good X. देखिए ट्रांसफॉर्म्ड क्या होता है? कन्वर्ट करना या उसको डिप्लॉय करना X से Y की तरफ। देखिए फैक्टर प्रोडक्शंस क्या होते हैं? फैक्टर्स मतलब वो कारण जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनसे मिलकर एक प्रोडक्शन में आप कह सकते हैं जिसके कारण प्रोडक्शन होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि आपको एक प्रोडक्शन करनी है तो आपको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल यानी पैसा भी चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, जो कि उन सब चीज़ों को एग्रीगेट लेवल पर लेके आएगा। तो मान लीजिए अगर आप गुड एक्स और गुड वाई बनाते हैं तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आपको गुड एक्स और गुड वाई जो पहले आप बना रहे थे उनमें से अगर किसी भी एक गुड की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। तो अगर आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी घटानी है तो ऑब्वियसली उसमें लगे हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो, अभी हम मान के चलते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आपको समझाने के लिए कि गुड एक्स में जो लेबर या मैन पावर लगी हुई थी वो अब आपको जितनी ज़रूरत अब नहीं है उतनी हटा के अब आपको गुड वाई में ट्रांसफॉर्म्ड करने हैं। तो क्या होगा? गुड वाई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड एक्स। यहाँ तक क्लियर? इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि अब वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से गुड एक्स ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इनटू गुड वाई। यहाँ तक क्लियर है? मैं एक छोटा सा रिकैप फिर से दे देता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जिसमें आपके प्रोडक्शन यानी उत्पादन करने की जितनी भी संभावनाएं या जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमें दिख जाता है क्लियरली कि कितने रिसोर्स से आप मैक्सिमम कितने आउटपुट ऑफ गुड्स ले सकते हो। इसी को हम प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोलते हैं। उसका कारण क्योंकि ये हमें हमारी लिमिटेशन बताता है कि हम मैक्सिमम वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो हम अचीव कर सकते हैं वो हम इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से देख सकते हैं। थर्ड बात जो हमने डिस्कस करी है कि दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब दो गुड्स के बीच में आपको एक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी होती है तो जिस गुड की प्रोडक्शन आपने रिड्यूस करनी है उसमें लगे हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आपको शिफ्ट करना होता है उस गुड में जिसकी आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो अब जितने गुड्स गुड एक्स के कम हुए हैं उतने ही वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे गुड वाई में। तो ये अभी तक हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा। डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। आपको क्या दिखाता है? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है। अगर आप इतना करेंगे इतना, इतना करेंगे तो इतना, जस्ट लाइक योर टाइम टेबल। अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें आप अपने शेड्यूल में ये चेंज करते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट एक्स पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट वाई में कितना देना है। अगर आपने सब्जेक्ट एक्स की स्टडी को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट वाई के आवर्स को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस बताता है विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। किसके साथ? विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द एजम्पशन। देखिए ऑन द एजम्पशंस ये मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, बट फिर भी यहाँ मैं पढ़ने के लिए आपको पढ़ देता हूँ। ऑन द एजम्पशंस दैट रिसोर्सेज आर given resources are fully and efficiently utilized, and third technology remains constant। देखिए इसको आप बोल सकते हैं कि ये आपके assumptions हैं। तो कभी भी क्वेश्चन जब भी आएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, आपने एक बेसिक लैंग्वेज में डिफाइन करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। उसके बाद आपने एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन देना है डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स कैसा है। मान लीजिए 4 नंबर में ही इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर आ जाता है। उस कर्व को आपने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में 2 लाइंस में डिफाइन करना है, देन आपको उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देना है। लेकिन कोई भी थ्योरी या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता जब तक कि आप उसकी एजम्पशंस नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ये मान के चलेंगे कि आप जब उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा इन्वायरमेंट होगा जिसके अंदर ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट करेगा या सर्वाइव करेगा, या आप ऐसा करें जिन फैक्टर्स की मौजूदगी के कारण ही हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करेगा। तो इसकी 3 एजम्पशंस हैं जो कि मैं थोड़ा सा आगे, आप मुझे टाइम देंगे तो मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट आप मान के चले ये एजम्पशंस है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वो कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है
डिफरेंट गुड्स के जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज सब्जेक्ट टू द कंडीशन या एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ द एजम्पशंस की रिसोर्सेज आर गिवन है, रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, और जो रिसोर्सेज आपको दिए गए उनका आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। एंड थर्ड कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है या टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, अभी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अभी मैं इसका आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाऊंगा बट थोड़ा सा देर में। अब एक इलस्ट्रेशन है वो भी पढ़ लेते हैं। सपोजिंग एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स, मान लेते हैं कि अगर एक इकोनॉमी, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि ये ग्राफिकली, अभी आपने मुझसे पूछा कि ऑल्टरनेटिव यूजेस वर्ड आपने यूज़ किया था लास्ट क्लास में। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक या उससे ज़्यादा जगह पर आप एक रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल मैंने ऐसा बोला था और आज भी बोलता हूँ ऐसा ही होता है कि एक रिसोर्स के एक से ज़्यादा जब इस्तेमाल हो हम उसको बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो क्या यूजेस सिर्फ 2 ही हो सकते हैं? जी नहीं, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो लेकिन जहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में तो हम देख रहे हैं 2 गुड्स 2 गुड्स 2 गुड्स, तो ऐसा हमें लगता है कि जैसे कि, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे कई बार बच्चों ने पहले भी पूछा है, तो मुझे मालूम है बहुत से आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम 2 गुड्स की बात ही क्यों कर रहे हैं, आप हमें 4 गुड्स 5 गुड्स बताइए। बिल्कुल 4 गुड्स 5 गुड्स 10 गुड्स 100 गुड्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक बात मान के चलिए, अगर आप थोड़ा सा भी सेंस रखते हैं तो आप एक चीज़ को सोच के चलिए, सोचिए ज़रा कि क्या एक ग्राफ पर 2 ही एक्सेस होते हैं, एक आपका एक्स एक्सेस और एक आपका वाई एक्सेस। आप कुछ फिगर्स को, अगर एक फिगर को आप एक्स पे दिखाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरी फिगर को आप वाई पे दिखाएंगे, तो तीसरी फिगर या तीसरा एक्सेस कौन सा होगा जिस पे आप दिखा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये ग्राफ की लिमिटेशन है। हाँ, प्रैक्टिकली हो सकता है उसके 10 यूज हो, मैं मना नहीं करता हूँ उस बात से, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये ग्राफ की लिमिटेशन है जो कि बुक्स पर नहीं आ सकती, इसलिए मान के चला जाएगा कि हम सिर्फ अभी ये मान के चलेंगे कि भैया एक जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उससे हम सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं, अदरवाइज हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है शेड्यूल में ज़रूर दिखा सकते हैं बट ग्राफ में दिखाना उसको संभव नहीं है। बट आप, मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि गुड्स 2 ही बन सकते हैं, 2 से कई ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो सपोजिंग एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स, मान लीजिए कि एक इकोनॉमी सिर्फ डिसाइड करती है कि उसको 2 ही गुड्स बनाने, आप मान के चले व्हीट और क्लॉथ, विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, और जो भी रिसोर्सेज उसके पास है और टेक्नोलॉजी है उसके पास होने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो व्हीट या क्लॉथ में से इन दोनों को ही, रिसोर्सेज से इन दोनों को ही बनाना चाहते हैं। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, देखिए अगर वो सारे रिसोर्सेज आप केवल व्हीट बनाने पर लगा दें तो क्या होगा? 100 लाख टन्स ऑफ व्हीट कैन बी प्रोड्यूस। तो जो रिसोर्सेज आपके पास है अगर वो सारे आप डिप्लॉय कर दें, लगा दें टूवर्ड्स व्हीट, तो आप मैक्सिमम क्या प्रोडक्शन लेवल अचीव कर सकते हो, विच वुड बी 100 लाख टन्स, 100 लाख टन आप अपना व्हीट का प्रोडक्शन कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर सारे रिसोर्सेज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ लगा दिया जाए कपड़ा बनाने में, तो 4000 बेल्स आप बना सकते हैं। तो देखिए 2 ही एकदम ऑपोजिट सिचुएशंस हैं कि जब रिसोर्सेज को या तो आप व्हीट के लिए 100% लगा दो या फिर 100% आप क्लॉथ के लिए लगा दो, तो क्या होगा? जब आप व्हीट के लिए लगाएंगे तो आप देखेंगे 100 लाख टन आप व्हीट बना सकते हैं, तो क्या उस सिचुएशन में कपड़ा बन रहा होगा? नहीं। क्यों? हमने पहले ही पढ़ा है कि मान लेते वो सिचुएशन जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज सारे के सारे व्हीट की तरफ यूटिलाइज हो गए। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर यही सिचुएशन आप क्लॉथ के साथ करते हैं, यानी कि सारे रिसोर्सेज को उठाकर आप क्लॉथ में डाल दें, क्लॉथ के लिए डाल दें, उसकी प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट कर दें, तो क्या होगा? 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ आप बना सकते हैं। इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस बोथ द गुड, देन विद इन दीज लिमिट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो क्या है दोनों में से हमें यही ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास कि या तो हम 100 लाख टन व्हीट प्रोड्यूस कर लें या फिर 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ बना लें। जवाब है नहीं। इसलिए जवाब नहीं है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि वो रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें, कैसे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम उसको डिप्लॉय करें। तो जब हम यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं आज कि आप सारे रिसोर्सेज उठाकर कहाँ लगा दें? व्हीट पर, या फिर सारे रिसोर्सेज उठाकर आप कहाँ लगा दें? क्लॉथ पर।
दोनों में ही दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, या कोई भी इकॉनमी ऐसा नहीं करेगी। तो फिर क्या करेगी इकॉनमी? इकॉनमी कोई बीच का रास्ता देखेगी। गवर्नमेंट कोई बीच का रास्ता देखेगी जिसमें ना तो 100 लाख टन वीट प्रोड्यूस हो, ना ही 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस हो। तो हम देखेंगे हमारी डिमांड उस हिसाब से कि हमारे पास वीट भी हो, क्योंकि हमें वीट भी चाहिए और हमें क्लॉथ भी चाहिए। तो हम कुछ इस तरह से अलाइनमेंट करेंगे कि हमारी दोनों नीड, देखिए पूरी तो फुलफिल कभी भी नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट अप टू एन एक्सटेंट हम प्रोड्यूस कर पाएँ। देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने शुरू हो रहे होंगे कि हाँ यार, ये तो बड़ा पॉसिबल है कि अब हम क्या बनाएं क्या बनाएं। देखिए जब आप डिसीजन मेकिंग के लेवल से सोचेंगे ना, तब आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तब आपको लगेगा डिसीजन सुनने में जितना इजी लग रहा है, एक्चुअल में उतना इजी है नहीं। आपको बहुत माइन्यूटली और बहुत दिमाग के साथ और बहुत कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊँ। तो अगर हम टेबल 1 में देखें, जो हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है कि अगर आप सब कुछ सारे रिसोर्सेज वीट के लिए लगा देते हैं, तो हमारा जो पॉसिबिलिटी ए है, पॉसिबिलिटी है वो सिचुएशन जहाँ पर हम सब कुछ वीट में लगा रहे हैं। तो देखिए जब हमने सब कुछ वीट के लिए लगा दिया तो हमारा क्लॉथ क्या हो गया? 0। लेकिन हम इस सिचुएशन में कभी भी नहीं रहना चाहते। हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बी देखते हैं, जहाँ पर हम वीट की प्रोडक्शन को थोड़ा लो लेकर आते हैं, 100 से 90। तो क्या होगा कि आप देखेंगे 1000 बेल्स ऑफ क्लॉथ बनना शुरू हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड हुआ है। अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज पहले वीट के लिए लगे हुए थे, जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि अब हम वीट की प्रोडक्शन कम करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी जहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं रिसोर्स के, वो रिसोर्सेज अब वीट पर ना लगकर दूसरी जगहों पर लगेंगे। और अल्टरनेटिवली होगा क्या? दूसरी जगहों पर वो रिसोर्सेज की प्रोडक्शन, सॉरी आपकी आउटपुट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 2 प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3, 4, 5, 10, 100, 500 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक किसी तरह से जब हमने फर्दर प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का सोचा वीट के लिए, तो हो सकता है हमारी डिमांड ही वैसी हो या हमारी ज़रूरत उतनी हो, तो आपने देखा क्लॉथ के 2000 बेल्स बनने शुरू हुए। सिमिलरली जब आप पॉसिबिलिटी सी से पॉसिबिलिटी डी में शिफ्ट हुए, तो आपने देखा आपके क्लॉथ बेल्स की प्रोडक्शन 3 हो गई। और सिमिलरली जब ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए आप जहां पर आप सब कुछ डिप्लॉय कहाँ कर रहे हैं? क्लॉथ पर। तो आपने क्या देखा? आपका वीट क्या हो गया? 0। तो ये सिचुएशन ए और पॉसिबिलिटी बी, या पॉसिबिलिटी ए पॉसिबिलिटी, या सिचुएशन ए या सिचुएशन ई, दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन हैं। तो ये जो हमने अभी टेबल के माध्यम से देखा, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जो कि मैं आपसे अभी 2 मिनट पहले ही बात कर रहा था। अब देखिए, लेकिन जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हम बात करेंगे, तो हम 3 एजम्पशंस को मानकर चलेंगे कि ऐसा हो रहा होगा, या फिर ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें बताएगा कि हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा मैंने आपको फिर बताऊंगा कि एजम्पशंस क्यों लेते हैं। देखिए क्योंकि जब आपको इतना डायनामिक है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो इकोनॉमी इतनी डायनामिक हो चुकी है कि हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल की पॉसिबिलिटीज़ आप कह सकते हैं कि क्रिएट हो सकती है, जिससे जो आपने लॉ दिया है वो प्रैक्टिकली जब आप ग्राउंड पर उतर के देखेंगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए आज से 20 साल पहले 1 हेक्टेयर लैंड की प्रोडक्शन, आप खुद सर्च करिएगा, हमारे इंडिया में 1 हेक्टेयर लैंड पर कितनी प्रोडक्शन होती थी अगर एग्रीकल्चर की आप देखेंगे, और आप आज की आप प्रोडक्शन देखेंगे पर हेक्टेयर, आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों? देखिए ऐसे इसलिए होगा कि देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ा है, वैसे वैसे आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी, उनकी क्वालिटी और जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी क्वालिटी बढ़ती जा रही है। देखिए पहले जो बीज आते होंगे, जो किसानों को मिलते होंगे, उनकी वो क्वालिटी नहीं थी। आज लेकिन हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, जिसके कारण जहाँ पर 1 हेक्टेयर में मान लीजिए अगर 1 क्विंटल उगता है, तो आज हो सकता है 5 क्विंटल उग रहा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आप खुद मान के चलिए, अभी आप बोल रहे हैं कि अगर आपने ये टेबल ये दे दिया मुझे एक बार कि देखिए अगर आप सारी प्रोडक्शन वीट पर लगा दें
ये सारी रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट आप क्लॉथ पर लगा दें, तो ये दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं और इनके बीच के भी कई सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मैं मान लेता हूँ इस बात को थोड़ी देर के लिए, बट अचानक से क्या हुआ, आपने जब मुझे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का समझा दिया, ये शेड्यूल दे दिया, फिगर्स दे दी, अचानक से क्या हुआ, लेकिन उस समय जब आपने मुझे ये शेड्यूल दिया था, उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल दे पा रही थी, आप समझ गए। लेकिन अचानक से आपने मान लीजिए मुझे जब दिया, और जब मैंने एक्चुअल में इसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, और जब मैंने उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आकर इम्प्लीमेंट किया, तब तक क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ करी वो हो सकता है उस टाइम की टेक्नोलॉजी से, कब, जब आपने मुझे वो टेक्नोलॉजी या पॉसिबिलिटी कब शेड्यूल समझाया था उस टाइम की टेक्नोलॉजी में, और जब मैं उसको प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तब की पॉसिबल टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ गया। तो हो सकता है आप जो मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन 100 बता रहे हो सकता है मेरे पास जो एक थोड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, जब मैंने उसको लगाया तो मैंने देखा यहाँ पे तो 180 हो रहा है या 170 हो रहा है या 150 हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आपने मुझे बोला कि 100 लाख टन ऑफ वीट होगा, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा अगर मैं सारे रिसोर्सेज को वीट पर लगा दूँ। बट मेरे केस में जब मैंने लगाया तो मैं तो 180 प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो जवाब होगा कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टेक्नोलॉजी जो आपने यूज़ करी और जो मैंने यूज़ करी। तो यानी कि क्या होगा, जैसे ही टेक्नोलॉजी में आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे दो डिफरेंट सिचुएशंस पर, आप छोड़ दीजिए कि आपने मुझे शेड्यूल समझाया, बट अगर आप एक साल के प्रोडक्शन लेवल को दूसरे साल के प्रोडक्शन लेवल से कंपेयर करेंगे और दोनों के बीच में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे उन दोनों में डिफरेंस काफ़ी होगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब के शेड्यूल में, तब के प्रोडक्शन लेवल में और आज के प्रोडक्शन लेवल में जब आप कंपेयर करेंगे, तो लैंड तो उतनी है, हो सकता है थोड़ी कम ही हो, बट प्रोडक्शन कैसे बढ़ गई? ऑब्वियसली उसके पीछे टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने, रिसर्च ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो यही चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। इसलिए जब हम इस कर्व को बनाते हैं, या जिसने भी ये थ्योरी दी उसने एक कॉन्सेप्ट, एक ब्रेक लगा दी कि देखिए, जब भी आप कंपेयर करेंगे इन सिचुएशंस के बीच में कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। जो टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटी ए पर है उसी टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबिलिटी बी में प्रोडक्शन की जाएगी, उसी पॉसिबिलिटी के साथ, उसी टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन सी, पॉसिबिलिटी सी पे, और उसी अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबिलिटी डी पे। यानी कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उन सभी लेवल्स पर आप एक ही तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। क्योंकि मान लीजिए ए में टेक्नोलॉजी थोड़ी पुअर थी, बट डी तक आते आते टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर गई, तो हो सकता है ये 43 का रेशो ना हो सकता है ये 50 और 5 का रेशो भी हो जाए। तो यानी कि ये रेशो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आपने रिसोर्सेज भले गिराए हों, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, या वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी और ये आप उसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट को। इसलिए जब भी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। रीज़न मैंने आपको ग्राउंड दे दिया है। रिसोर्सेज आर गिवन, दूसरी चीज़, जितने रिसोर्सेज यहाँ पर लगाए हैं मान लीजिए उतने ही रिसोर्सेज यहाँ पर। देखिए, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर रख के चलता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर आपने 50 रिसोर्सेज लगाए थे, और 50 रिसोर्सेज जब आपने सारे वीट पर लगा दिए, देखिए आपको नंबर मुझे देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर मैं आपको नंबर नहीं दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, आप भूल जाइए 50 क्या। बट मैं कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए रिसोर्सेज का नंबर 50 है और वो आपने सारे रिसोर्सेज उठाकर वीट पर लगा दिए, वो 50 के 50 रिसोर्सेज, तो वीट आपने 100 लाख टन बना दिया। लेकिन 50 यहाँ पर भी होने चाहिए, बट 50 को आपने कुछ इस तरह से अरेंज किया कि अब सारे 50 वीट पर ना लग के कुछ रिसोर्सेज आपके क्लॉथ पर भी डिप्लॉय हो गए। तभी तो आपने देखा कि वीट की कम हुई प्रोडक्शन, बट क्लॉथ की बढ़ गई। तो इस लेवल पर भी 50 होना चाहिए, लेवल बी पर भी 50 होना चाहिए रिसोर्सेज का, लेवल सी पर, लेवल डी और लेवल ई, इन सभी लेवल पर रिसोर्सेज गिवन हो और सेम नंबर में हो। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं, रिसोर्सेज आर गिवन एंड विल रिमेन सेम एट डिफरेंट पॉसिबल लेवल्स। जो भी आपके होंगे सब पर आपके रिसोर्सेज का लेवल भी सेम रहना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आपने अगर 50 रिसोर्सेज यहाँ पे 80 कर दीजिए, तो ये आपस की पॉसिबिलिटी हिल जाएगी। तो हमें जब कंपैरिजन ड्रॉ करना है 5 पॉसिबिलिटीज़ में, तो हमें उनका बेस सेम रखना पड़ेगा। तो आप इसी तरह से जैसे 8th के बच्चे को 10th के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बेस ही डिफरेंट है। तो अगर आपको किसी बच्चे का पोटेंशियल चेक करना है तो आपको उसके बराबर वाले बच्चे के साथ ही उसको कम्पीट करवाना पड़ेगा। इसीलिए कैटेगरीज होती हैं, एक वीक और एक
हैवी वेट कैटेगरी का नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से जब आप किसी दो पॉसिबिलिटीज़, 5 पॉसिबिलिटी या किसी 4 ऑप्शंस में से कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको हर लेवल पर रिसोर्सेज की क्वांटिटी भी सेम रखनी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऐसा एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन है रिसोर्सेज आर गिवन एंड गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तीसरी चीज़ कि जो रिसोर्सेज आपने पॉसिबिलिटी लेवल ए, पॉसिबिलिटी लेवल बी, पॉसिबिलिटी लेवल सी या डी या ई पर लगाए, वो आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, यानी कि अब उसमें वेस्टेज नहीं है। यानी कि अब ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम 50 रिसोर्सेज जो बात करके चल रहे थे, इस लेवल पर जब हमने स्टडी किया तो हो सकता है उसमें से 47 रिसोर्सेज ही काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर आते आते वो 47 की बजाय 50 के 50 रिसोर्सेज काम करने शुरू हो गए, और यहाँ पे आके हो सकता है 43 हो जाए, यहाँ पे हो सकता है 49 हो जाए, और यहाँ पे हो सकता है 42 हो जाए। तो ए का बी से, बी का सी, सी का डी और डी का ई, या फिर आपस में ए बी सी डी ई किसी भी पॉसिबिलिटी का कंपैरिजन अब वैलिड नहीं होगा। वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, यहाँ ज़्यादा कर रहे थे, यहाँ कम कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मान के चलना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज जितनी मेहनत से, जितनी यूटिलाइजेशन, जितने बेस्ट तरीके से यहाँ काम कर रहे थे, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। क्योंकि जैसे ही आपके रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में फ़र्क पड़ेगा, आप देखेंगे आपके प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप एक लेबर से 6-8 घंटे का आपके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन आप उससे 5 घंटे ही काम करा रहे हैं, और आपका एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपने स्टडी कर लिया कि अगर मैं इसको 5 घंटे या 8 घंटे का शिफ्ट है, लेकिन मैं 5 घंटे काम कराता हूँ, या मैं अगर उससे काम कराता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा ये मैक्सिमम आउटपुट आता है 2 प्रोडक्ट्स का। बट अगर आप डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट आवर्स में काम करवाएंगे उसे, कहीं आप 10 घंटे काम करा रहे हैं, कहीं 15 घंटे कराने का, कहीं 8, तो क्या आप उसको कंपेयर कर पाएंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के? नहीं, आपको उसका एक्चुअल आउटपुट नहीं पता लगेगा। तो इसलिए जब आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को कंपेयर करना है, तो आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि अब इसकी यूटिलाइजेशन की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, यानी कि जो बेस्ट हो सकता था वो हम कर रहे हैं। बेस्ट के ऊपर अब कुछ स्कोप नहीं है, क्योंकि स्कोप अगर होगा तो ये नंबर्स में चेंज आ जाएगा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया एजम्पशंस क्यों ज़रूरी होती है। एजम्पशंस ही हमारा ग्राउंड होता है जिसपे उस पॉसिबिलिटी की टावर खड़ी हो जाए। और अगर आप वो बेस नहीं देंगे, अगर आप एजम्पशंस ही नहीं बताएंगे, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होता। कोई भी आपको चैलेंज कर सकता है, मैं ही आपको चैलेंज कर सकता हूँ। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन बी पर, जब मैं पॉसिबिलिटी लेवल बी पर आया तो मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को बाहर से इम्पोर्ट कर लिया और मैंने बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ लगा दी, जो कि पॉसिबल है। और ठीक इसी तरह से हर बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक डिफरेंट और बेटर टेक्नोलॉजी की डिप्लॉयमेंट करूँ। तो ऑब्वियसली हर लेवल पर मेरा ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, मेरा हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे जाके भी मैं कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ वीट की, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी होगी। तो फिर वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अंडरस्टैंडिंग हमें छोड़नी पड़ेगी। इसलिए उसको मानते हुए रखने, इंटैक्ट रखने के लिए, उसकी प्रिंसिपल, उसकी सोल को इंटैक्ट रखने के लिए हमें ये 3-4 एजम्पशंस देनी पड़ी है। अब इसी में आपको ये पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। पेज नंबर आपका 23 पर है पॉसिबिलिटी शेड्यूल के नीचे। देखिए अब इसी को जब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या बाउंड्री भी बोल सकते हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, देखिए मान लिया कि वाई एक्सिस पे आपने वीट रख दिया और एक्स एक्सिस पे आपने क्लॉथ रख लिया। क्लॉथ के बेल्स आप थाउजेंड्स में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर टेबल में इन थाउजेंड्स ही गिवन है, और वो हमें वीट लाख टन्स के हिसाब से दिया। और देखिए कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ उसको पॉइंट्स को आपने ड्रॉ करा अपने ग्राफ पर। पॉसिबिलिटी है जहां पर मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर रहे हो वीट, बट जैसे आप वीट में थोड़ा सा कम हुए, आपने प्रोडक्शन लूज करी। प्रोडक्शन क्या लूज करी आपने? ये ए बी वाला हिस्सा, ये जो पोर्शन है ये आपने लूज करा है। इसको लूज करने से क्या हुआ? आपने देखा कि आपका जो पहले जीरो था क्लॉथ, वो अब 1000 बेल्स पर आ गया, यानी कि इतना गेन करा अगर आपने इतना लूज करा। यहाँ पे ये लूज करा आपने, उसके बदले में आपने ये गेन करा। ऑब्वियसली अगर आप एक चीज़ को दूसरी जगह डिप्लॉय करेंगे तो एक चीज़ जो जिसका घाटा हुआ है उसका फ़ायदा आपको दूसरी जगह मिलेगा। तो हमने सिर्फ उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को ग्राफ पे प्लॉट किया है
70 पे जब आप पहुँचे तो आप 2000 बेल्स ऑफ क्लॉथ बना रहे थे। ठीक इसी तरह से जब आप लेवल डी पर आए 40 और 3 का रेशो चल रहा था। उसके बाद वो लेवल जो दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पर आप सिर्फ बेल्स बना रहे हैं क्लॉथ की, वो मैक्सिमम था 4000। बट यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर अगर आप एक्स एक्सिस की बात करें तो वो जीरो हो चुका है। यही चीज़ आपको ग्राफिकली दिखाई गई, सॉरी शेड्यूल में दिखाई गई। तो शेड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको बोल देते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। एजम्पशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें दो चीज़ें जो कि मैं आपसे आगे अभी डिस्कस करूंगा, बट जब क्योंकि फिगर पे है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये फिगर एफ है। ये जब इसको हम कर्व को पॉइंट ए को और पॉइंट डी को एक कर्व के थ्रू अटैच करते हैं, आप देखते हैं इसकी कॉनकेव शेप का एक कर्व बनता है। देखिए ये पॉइंट एफ को बोलता है कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ठीक है जी। और यही पॉइंट इस कर्व के नीचे भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बट आप मुझे बता सकते हैं पॉइंट एफ को, ये डॉट एफ जो है, इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट क्यों बोला गया? अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो बिना पीछे देखे आप 2 मिनट के लिए मैं आपको समय देता हूँ, आप सोच के बताएं इसको। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, अनअटेनेबल मतलब देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, अगर मैं इसको कर्व टू कर्व अटैच करूं तो ये समवेयर 85 पे होगा ऑफ वीट एंड 1 और 2 के बीच में कहीं पे फॉल करेगा फॉर क्लॉथ। तो ये कोई प्रोडक्शन लेवल तो ज़रूर होगा, बट ये इसको अनअटेनेबल, यानी कि अनअटेनेबल किसको बोलते हैं? जो कि अचीव नहीं किया जा सकता ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। कॉम्बिनेशन क्यों बोला है? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, वीट कितना बनेगा इस पॉइंट पर और क्लॉथ कितना बनेगा, ये हमें पॉइंट वो चीज़ बताता है। बट ये पॉइंट अनअटेनेबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। बट अनअटेनेबल क्यों बोला गया? आपको सिर्फ मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, आप सोचिए ऐसा क्यों है। देखिए अनअटेनेबल यानी कि इसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप अंडरस्टैंड करे होंगे तो अनअटेनेबल इसलिए बोला गया है क्योंकि जब अगर आप थोड़ा सा पीछे रिकैप करेंगे, सिर्फ 20-25 सेकंड पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे हमने अभी क्या डिस्कस किया है कि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं, हमारी एजम्पशंस क्या थी? हमारी एजम्पशंस थी कि देखिए टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, रिसोर्सेज हर लेवल पर जितनी पॉसिबिलिटी है सब पर हमने सेम रखे हैं, हमने कोई चेंज नहीं करा उसमें। तीसरा हमने ये भी पढ़ा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अपने बेस्ट यूटिलाइजेशन उनकी करी है, यानी कि रिसोर्सेज के नंबर में कोई चेंज नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर चुके हैं। तीसरा जो प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, यानी कि इन तीनों चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब आप बेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज से, देखिए आप बढ़ा सकते थे अब, लेकिन यहाँ पर बढ़ने, यहाँ पर आने के लिए यानी कि ओवर एंड अबव, देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ऑलरेडी हमें वही चीज़ दिखा रहा है जो आप मैक्सिमम बना सकते हो। आप समझ रहे हो हमने क्या पढ़ा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपको वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है जो कि रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो। अगर आप मैक्सिमम वीट बनाओगे तो 100 बना लोगे और मैक्सिमम क्लॉथ बनाओगे तो 400 बनाओगे। इससे अब सारा रिसोर्सेज क्लॉथ पे लगा दो 4.5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। क्लॉथ पे मैक्सिमम लगाओगे तो 4, वीट पे लगाओगे तो 100। यानी कि अगर आप इसके बीच के कितने भी कॉम्बिनेशंस ले लो वो इनके बीच में ही घूमेंगे, बट इनसे ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो उसके बाद उसकी बढ़ने की संभावनाएं या उसके बाद उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि जब मैंने या तो आप कैसे बढ़ा सकते हो अपनी प्रोडक्शन के लेवल को, कैसे बढ़ा सकते हो, या आप तो रॉ मटेरियल बढ़ा दीजिए, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं आप वो बढ़ा दीजिए। आप बहुत अच्छा कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखेंगे कि अगर मान लीजिए एक गिवन लैंड पर आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो पहले अगर मान लीजिए 100 किलो बीज डाल रहे थे 100 किलो ही डाल रहे हैं, बट अगर आप मान लीजिए आपने 150 किलो बीज कर दिया, यानी कि रिसोर्सेज अगर मैं भी रिसोर्सेज को बीज मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए आपने रिसोर्सेज बढ़ा दिए 150 किलो, तो आपको क्या लगता है पहले जितनी प्रोडक्शन होती होगी उतनी होगी? ऑब्वियसली चेंज जरूर आएगा प्रोडक्शन में, अपर एंड पर, ऊपर की साइड। तो जब चेंज आएगा इसका मतलब फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट नहीं रह जाएगा। इसीलिए एजम्पशंस देनी ज़रूरी थी। मैंने आपको एजम्पशन में फिर बताया कि इन तीनों चीज़ों में कोई चेंज नहीं आएगा और आप बेस्ट ऑलरेडी चल रहे हो, ऑलरेडी आपने अपनी बेस्ट यूटिलाइजेशन करी है।
तो जब आप ऑलरेडी अपने बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो यही तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप बना सकते हो। जब आप बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो यही तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। चाहे ए बना लो, बी बना लो, सी पर चले जाओ, डी पर चले जाओ, ई पर चले जाओ। और अब इनसे आगे बढ़ने के लिए ना आप रिसोर्सेज बढ़ा सकते हो, ना आप टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते हो, ना आप जो यूटिलाइजेशन को लेके कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हो, क्योंकि तीनों चीज़ें अपने बेस्ट पर हैं। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और यूटिलाइजेशन बेस्ट है। तो यानी कि तीनों चीज़ों में ही से अगर किसी में आप एक चेंज करते तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती, जो कि हमारे एज पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एजम्पशंस हमें अलाउड नहीं है। तो जब हमें अलाउड नहीं है तो हम इसको कभी अचीव कर ही नहीं सकते। इसलिए ये वो लेवल ऑफ आउटपुट है जो कि हमारे लिए अनअटेनेबल है। यानी कि हमारे पास जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है, हमारी इकॉनमी में जो रिसोर्सेज है, उसकी हम सारी यूटिलाइजेशन अगर दो रिसोर्सेज के बीच में लगाएं तो यही मैक्सिमम लेवल हो सकता है। और हम मान के चलते हैं कि सब कुछ कांस्टेंट है, रिसोर्सेज लिमिट जो नंबर पहले था वही रहेगा, रिसोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, यूटिलाइजेशन ऑलरेडी बेस्ट चल रही है, यानी कि अब उसमें कोई वेस्टेज नहीं हो रही जिसको आप कहोगे नहीं नहीं अब आप बढ़ा लो। अगर मान लीजिए आप सिर्फ 2 घंटे डेली पढ़ रहे हैं और तब आप 70-75% लेकर आ रहे हैं मार्क्स, तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे पागल 70 तू 2-3 घंटे पढ़ता है तब तेरे 75 आते हैं, थोड़ा और डाल लेगा तो 90s में पहुंच जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप स्कूल से आते हैं और सोने तक आपके पास 8 घंटे और आपने 8 के 8 घंटे डाल दिए पढ़ने में। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होगा आगे चल के, थोड़ा डिमिनिश करेंगे आप, वो बात की बात है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए ना कि आपके 8 घंटे, अब आप पूरे 8 के 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप ज़रा भी टाइम वेस्टेज नहीं कर रहे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका मैक्सिमम होगा। उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि अब मुझे ना तो आप आर्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अब ना आप आपकी अपनी यूटिलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं कि ऑलरेडी आप 8 घंटे कर रहे हैं, आप 8 से 9 घंटे कहाँ लाएंगे। तीसरा कि आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कुछ, हाँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप एक साथ एक चश्मा पहनिए और एक साथ 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, हाँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो बात है, बट टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। तो आपको क्या लगता है 8 घंटे पढ़ने के बाद अगर आपके पास 8 घंटे ही बचे हैं सिर्फ, अगर 8 घंटे भी आप पढ़ लें उसके बाद भी जो आउटपुट आ रहा है वो आपका मैक्सिमम है, उसके बाद आप देखेंगे आपके घर वाले भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब इस समय अपना मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, उनको भी समझ में आ जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट कि हाँ ये जो आउटपुट है ये मैक्सिमम है, अब इससे ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बेस्ट चल रहा है, बेस्ट के ऊपर कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, अनटिल अनलेस कि हमारा दिन 24 घंटे से 28 घंटे हो जाए, या आपके पास कोई ऐसा चश्मा आ जाए जिससे आप इनके एक साथ सारे सब्जेक्ट की रिवीजन एक साथ कर सकते हैं, या फिर आपकी यूटिलाइजेशन में कहीं कमी हो। एनीवेज, तो दोस्तों इसलिए इसको अनअटेनेबल बोला गया क्योंकि इसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं सब चीज़ें लिमिटेड है, सॉरी सब चीज़ें कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और बिना चेंज के यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। एक पॉइंट नीचे भी आएगा वो हम बताएंगे, लेकिन आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसी फिगर को डिस्कस किया गया, ये फिगर 1 थी पेज 23 पे। आप देखेंगे द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, एंड अगर मैं इसको ऐसे करूँ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट ऑन एक्स एक्सिस हम पढ़ चुके हैं, द फर्स्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज 100 लाख टन, और ये सब कुछ वही बता रहे जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। बाय कंबाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स, कह रहे हैं इन सब पॉइंट्स को ए बी सी डी ई को जब आप कंबाइन कर देते हैं वी गेट अ कर्व, जिसकी शेप क्या है, कॉनकेव। कह रहे जब हम सारे पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें कर्व मिलता है ए ए जहाँ पर वीट मैक्सिमम है, ई जहाँ पर क्लॉथ मैक्सिमम है। जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा कर्व ए ई। इट इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए लिखने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं, कोई बच्चे रट्टा मार के लिख सकते हैं, कैसे भी लिखें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि प्रोडक्शन, मान लीजिए 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, आपको एक डेफिनेशन देना है, किस एजम्पशन पे बेस्ड है वो आपको समझाना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 तरीके से, शेड्यूल के तरीके से या फिर आप कर्व के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब बनता है, जब आप वो 2 पॉइंट्स को कंबाइन करते हो जहाँ पर गिवन रिसोर्सेज के साथ किसी भी 2 गुड्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हो, और बीच में पढ़ते हैं आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो कि जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो एक गुड को दूसरे गुड्स में,
यानी कि एक की प्रोडक्शन को कम करके दूसरे की प्रोडक्शन को बढ़ाते हो। इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए, अनअटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। बच्चों ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है कंपैरिजन टू ये, हाउएवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये इंपॉर्टेंट है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस अभी तक सिर्फ जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसको मैं सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब तक ही लिमिटेड रखूँ। ये अटेनेबल या अनअटेनेबल क्यों है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर 2 भी हम क्लोज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे आज 2 से 3 कॉल्स आई हैं जिसमें उन्होंने कुछ अपनी एडवाइस भी रखी, प्लस कुछ पूछा भी है। तो आई होप मैंने उन दोनों चीज़ों को आंसर कर दिया है। ई बुक की जहाँ तक बात है, ई बुक बिल्कुल अमेजोन पे सेम चीज़ की जो मैं पढ़ रहा हूँ ये चीज़ अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ पेस रखना चाहते हैं सेम लेवल पर, तो आप ये ई बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँ। आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।